हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। टैंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे, 2 वीडियोस गया था। एक वीडियो में बेसिक स्ट्रेट लाइन बताए थे और दूसरे वीडियो में डेरिवेटिव की मदद से टैंजेंट का स्लोप्स कैसे पता करते हैं वो फाइंड किए थे हम लोग। टैंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप दोनों ही जान चुके थे। आज के वीडियो पे कुछ और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे जिससे क्लियरिटी आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक सवाल लिख रहे हैं आपके सामने, ये आज का पहला सवाल है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व where the curve is x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1, at which the tangent is, पहला पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस और दूसरा पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस। ये सवाल है। सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, दिस इज द कर्व एट विच द टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बार आपको टैंजेंट का स्लोप नहीं बोला गया है, टैंजेंट किस पॉइंट पे बन रहा है वो निकालना है। हाँ, मदद के लिए आपको बता दिया गया है कि जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिर आपके दिमाग में चलेगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है। लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा। तो यहां से ये समझ में आया कि अच्छा, मेरा टैंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी मेरे टैंजेंट का स्लोप 0 है। चलिए आइए सॉल्यूशन का प्रोसेस देखिए। फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, पहले लिखेंगे लिखने वाला पार्ट, लेट द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। जो पॉइंट आपको खोजना है ना उसको हम लोग अल्फा कॉमा बीटा मान लिए हैं। पॉइंट ही ना खोजना है, फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट मान लिए हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो कर्व दिया गया है इतना, तो हम लोग dy बाई dx निकाल रहे हैं। कर्व ये दिया गया है, डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx आएगा, उसमें पॉइंट डालेंगे तभी स्लोप मिलेगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ 9 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स में के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ 1/16 बाहर निकल गया। पहले तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। हम लोग को अगर टैंजेंट का स्लोप चाहिए ना तो dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dx निकाल रहे थे, इसको डिफरेंशिएट किए, चेन रूल लगाए, ऐसा हुआ। अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ 2x और बाजू में 9 था। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो 2y 16, और यहाँ dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमको चाहिए dy बाई dx, तो ये 2x बाई 9 को उधर भेज दो। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा। तो 2y बाई 16 बाजू में dy बाई dx इज इक्वल टू -2x बाई 9। क्या कर रहे हैं, dy बाई dx निकाल रहे हैं। यहां 2 से 2 कट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, तो यू विल गेट dy बाई dx इक्वल टू -16 बाई 9, और यहाँ पर x बाई y, ये y भी तो नीचे आएगा, तो ये आपका dy बाई dx आ गया। ये कर्व दिया गया था, डिफरेंशिएट कर के dy बाई dx उतना लाए, ये तुमको समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या यही स्लोप है? नहीं, ये स्लोप नहीं है। इस dy बाई dx में जब ये पॉइंट डालेंगे तब ये स्लोप देगा। तो यहां लिखेंगे slope of tangent
विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। तो जैसे ही यहाँ डालें तो ये -16/9 x के जगह पर अल्फा, y के जगह पर बीटा, ये आ गया मेरा स्लोप। इसको मान लेते हैं m। चलो टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया है, लेकिन आपको बोला गया है कि आपका टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप तो 0 होना चाहिए था, और आप निकाले हैं ये, यानी ये 0 के बराबर होगा। इस बात को लिखेंगे, सिंस tangent is parallel to x axis therefore m should be 0। m का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। जगह कम है इसलिए, अच्छा यहां पर हम लिख सकते हैं -16/9 अल्फा बाई बीटा, ये होना चाहिए 0। ये तो कांस्टेंट है, उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अल्फा बाई बीटा 0 होना चाहिए, नीचे वाला बीटा उधर भेज दें तो अल्फा 0 होना चाहिए। अल्फा आ गया 0, अल्फा आ गया। यही तो खोज रहे थे, अल्फा बीटा खोज रहे थे, अल्फा मिल गया है। बीटा के लिए क्या हिसाब है सुनो, ये लॉजिक हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे। ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है ये कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट है। अगर ये जो कर्व लिखे है ना इक्वेशन, ये इलिप्स है। अल्फा कॉमा बीटा मान लो अगर यहाँ है कर्व पे, तो वो अल्फा कॉमा बीटा कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। जो पॉइंट हम लोग चूज करते हैं वो हमेशा कर्व पे ही चूज करते हैं, क्योंकि उसमें टैंजेंट बनना होता है। तो अगर पॉइंट कर्व पे है तो पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। इस बात को लिखेंगे, लेकिन हमको जगह चाहिए। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, अल्फा निकालनी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। हटा रहे हैं, यहां पर बोलेंगे सिंस अल्फा कॉमा बीटा lies on the curve so it must satisfy its equation। इक्वेशन में जैसे ही अल्फा का वैल्यू 0 डालें तो ये हो गया अल्फा का स्क्वायर बाई 9 प्लस बीटा का स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, यानी बीटा का स्क्वायर बाई 16 1 के बराबर होगा। बीटा का स्क्वायर 16 हो जाएगा और बीटा प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले थे 0, बीटा 2 वैल्यूज दे रहा है प्लस माइनस 4। सो द पॉइंट्स विल बी 0,4 और 0,-4। इन दो पॉइंट्स पर अगर टैंजेंट बनता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यही वो दो पॉइंट्स हैं। अल्फा निकाल लिए थे पहले dy बाई डी एक्स की मदद से, और अल्फा कॉमा बीटा कर्व पे लाई कर रहा था तो उसको सेटिस्फाई करवाएं तो उससे बीटा निकला तो अल्फा बीटा को अरेंज किए, अल्फा और बीटा का एक वैल्यू, अल्फा और बीटा का दूसरा वैल्यू, ये दो पॉइंट्स हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ, इसमें दो पार्ट्स था, लेकिन इस एक पार्ट में क्या किया हम तुम लोग को समझाते हैं। तुम लोग जो नोट डाउन किए होगे उसमें देखना, पहले सीख लो, समझ लो हम क्या किए हैं, बोल रहे हैं फिर से। हमको क्या करना था, हमको एक पॉइंट फाइंड करना था, कर्व पे वो पॉइंट होना चाहिए, ऐसा पॉइंट कि जिसमें अगर टैंजेंट बने तो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। तो हम वो पॉइंट को अज्यूम कर लिए अल्फा कॉमा बीटा अज्यूम कर लिए पॉइंट। अब अगर टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी टैंजेंट का स्लोप 0 होगा, क्योंकि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो हमको टैंजेंट का स्लोप तो निकालना पड़ेगा एट अल्फा कॉमा बीटा। तो हम डिफरेंशिएट किए,
मेरे जो कर्व का इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करके हम dy बाई डी एक्स निकाले, उसको स्लोप नहीं बोले, dy बाई डी एक्स में अल्फा कॉमा बीटा डालें, अल्फा कॉमा बीटा डालने के बाद जो चीज मिला वो मेरे टैंजेंट का स्लोप हुआ, वो मेरे टैंजेंट का स्लोप हुआ। एक मिनट, हाँ फोन आ गया था, कहाँ थे, हाँ, तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल के वो पॉइंट डालेंगे, वो मेरे टैंजेंट का स्लोप होगा। यहां पर किए भी है, dy बाई डी एक्स निकालें, पॉइंट डालें, ये जो मिला ये टैंजेंट का स्लोप है, लेकिन टैंजेंट का स्लोप 0 भी होना चाहिए क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप को 0 कर दिए, ये वाला पार्ट 0 हुआ, बीटा उधर गया तो अल्फा 0 आ गया, लेकिन हमको अल्फा और बीटा दोनों चाहिए था, अभी तो सिर्फ अल्फा ही 0 आया है, तो फिर क्या लॉजिक लगाएं कि अल्फा कॉमा बीटा कर्व पे है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवाए, अल्फा के जगह पर 0 और बीटा के जगह पर बीटा, यानी x के जगह पर 0 और y की जगह पर बीटा डालें इक्वेशन में, ताकि हमको बीटा मिल जाए। सॉल्व करके बीटा का 2 वैल्यूज आया, अल्फा का उसी एक वैल्यू से के साथ बीटा का उन दोनों वैल्यूज को बांट दिए, तो हमको 2 पॉइंट्स मिला। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरे पार्ट में बोला गया था कि टैंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, अब अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, दूसरा पार्ट हम यहीं पर हिंट दे रहे हैं आप, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, देखो ये y ये x, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा और tan 90 हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी उस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। x एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप 0, y एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप अनडिफाइंड इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सुनो, तुम लोग बताओ कि ऊपर में 0 रखने से इन्फिनिटी आता है कि नीचे में 0 रखने से इन्फिनिटी आता है? हाँ, नीचे में 0 रखने से इन्फिनिटी आता है। कभी भी कोई फ्रैक्शन को इन्फिनिटी से इक्वेट करना हो तो आप डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे। आपने किया डिनोमिनेटर को 0, तो बीटा आ गया 0, बीटा आ गया 0। हम फिर से इस बात को बता रहे हैं, अगर कोई फ्रैक्शन है अल्फा और बीटा, ये इन्फिनिटी के बराबर है, इन्फिनिटी डिनोमिनेटर को 0 करने से आता है, तो हम डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे। यहां पर बीटा हमको 0 मिल जाएगा। पिछली बारी में अल्फा 0 मिला था, इस बारी में बीटा 0 मिला। फिर वही लॉजिक, अल्फा कॉमा बीटा अगर कर्व पे है तो ये उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस बार y के जगह पे यानी बीटा के जगह पर 0 डालेंगे तो हमको अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस 0 स्क्वायर बाई बीटा 16 इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फा विल बी प्लस माइनस 3, यानी मेरा पॉइंट्स होगा 3,0 और -3,0। ये 2 पॉइंट्स होगा, 3,0 और -3,0। दूसरे केस में, जिस केस में टैंजेंट को y एक्सिस के पैरेलल होना था, तो ये आंसर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन दूसरा ला रहे हैं, हटा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा पार्ट भी आप अपने से नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से। dy बाई डी एक्स यानी स्लोप निकालने तक तो सेम ही था, बस खाली किसके पैरेलल है वो बोला है, उसके बाद वो चेंज हुआ है। देखो एक सवाल बता रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent to the curve x square plus 3y minus 3 is equal to 0, which is parallel to y is equal to 4x minus 5। ये दिया हुआ है। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हम उसको इससे रिप्लेस कर रहे हैं। ये आसान है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल वाला ही हम बता दें। y इज इक्वल टू रूट ओवर
3x minus 2 and which is parallel to 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन, बस खाली हम डाटा चेंज किए हैं वो वाला। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल है, इसमें रूट आ गया है तो शायद आप घबरा जाएं इसमें, इसलिए ये वाला बात हम पहले बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, देखा जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड करना है, टैंजेंट का इक्वेशन। आप लोग बताइए टैंजेंट क्या है? तो टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या दो चीज चाहिए? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको स्लोप चाहिए स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए तो हम लोग सारा काम कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो उसके बाद खोजते हैं, पहले पॉइंट खोजते हैं फिर स्लोप खोजते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं वही बात, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू रूट ओवर 3x माइनस 2। इस कर्व पे एक पॉइंट मान लिए अल्फा कॉमा बीटा, मान लिए। तो पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट किए, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 3। तो ये आया डिफरेंशिएशन करने पर dy बाई dx। अगर आपसे स्लोप ऑफ टैंजेंट पूछा जाए, क्या स्लोप ऑफ टैंजेंट dy बाई dx होगा? नहीं, dy बाई dx नहीं होगा, ये होगा dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा। dy बाई dx में अल्फा कॉमा बीटा डालना पड़ेगा, यानी x के जगह पर अल्फा, y के जगह पर बीटा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 रूट ओवर 3 अल्फा माइनस 2। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल गया हमको। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल गया। किस पॉइंट पे मिला? उस पॉइंट पे मिला जिस पॉइंट को हम अज्यूम किए थे अल्फा कॉमा बीटा। उस अज्यूम्ड पॉइंट पे, माना हुआ पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकल गया है। लेकिन ठहरिए, मेरा टैंजेंट तो इस लाइन के पैरेलल है, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वही मेरे टैंजेंट का भी स्लोप होगा। इस लाइन का जो स्लोप होगा वही मेरे टैंजेंट का भी स्लोप होगा। तो पहले इसका स्लोप निकाल लिया जाए, आपको याद हो या ना हो, चलिए बताते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस फॉर्मेट में अगर लाइन रहता है तो x का कोफिशिएंट स्लोप कहलाता है। इसको इस फॉर्मेट में लाएं, अरेंज कर रहे हैं तो 2y मिल जाएगा आपको 4x प्लस 5, y अकेला चाहिए, y हो जाएगा 2x प्लस 5/2। ये आ गया इस फॉर्मेट में। y अकेला है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी लोग उधर है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। x का कोफिशिएंट 2 है तो स्लोप ऑफ लाइन भी 2 हो जाएगा। लाइन का स्लोप आ गया है 2, टैंजेंट का स्लोप हम इतना निकाले हुए हैं। बोला जा रहा है कि टैंजेंट और ये लाइन पैरेलल है, यानी टैंजेंट का स्लोप और मेरे लाइन का स्लोप दोनों ही बराबर होगा। टैंजेंट का स्लोप निकाल लिए हैं, लाइन का स्लोप मिल गया है, ये दोनों पैरेलल है, स्लोप्स बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे 3/2 रूट ओवर 3 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सिंस tangent is parallel to the line। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इस पूरे को उधर ले चल रहे हैं, तो 3 विल बी 4 रूट ओवर 3 अल्फा माइनस 2। स्क्वायर करें दोनों तरफ, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ 3 अल्फा माइनस 2 आ जाएगा। हाँ, इसके आगे लिखने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा। हम ये वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं, आप नोट डाउन करिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। एक पार्ट इरेज कर रहे हैं।
वहाँ से 9 इज इक्वल टू 4 तिया 12 अल्फ़ा माइनस 8, इसको इधर ले चले, 9 प्लस 8 विल बी 12 अल्फ़ा, 12 अल्फ़ा, या जल्दी कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा विल बी 17/12, अल्फ़ा इतना आ गया, अल्फ़ा आ गया 17/12। थोड़ा ऊट पटांग वैल्यू आ रहा है, ऊट पटांग वैल्यू आता है तो थोड़ा डाउट होता है कि सही तो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। देखते हैं। अब हमको बीटा भी चाहिए, तो हम बोलेंगे सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द कर्व, कर्व पे लाई करता है, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी बीटा विल बी रूट ओवर 3 अल्फा माइनस 2, बीटा हो जाएगा रूट ओवर 3 17/12 माइनस 2, इसको काटेंगे 4 बार में, रूट ओवर 17 माइनस 8/4, रूट ओवर 9/4, दिस विल बी 3/2, बीटा आ गया 3/2, अल्फा है 17/2, बीटा है 3/2। चलो बढ़िया, अल्फा बीटा मिल गया, यानी कि कर्व पे पॉइंट मिल गया है। अब रिक्वायरमेंट है स्लोप का, तो स्लोप तो वही ना होगा, 2 ही ना होगा। हम अल्फा और बीटा को यहाँ पर डालें भी तो सॉल्व करके 2 ही मिलेगा, क्योंकि मेरा टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल था। अगर वो इस लाइन के पैरेलल था तो इसका स्लोप और मेरे टैंजेंट का स्लोप सेम होगा, तो स्लोप भी हमको 2 मिल चुका है, पॉइंट भी मिल चुका है, स्लोप भी मिल चुका है। आइए बैठाते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं इधर वाले को। इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो 2y माइनस 3/2 विल बी 12x माइनस 17/12, ये काटेगा इसको 6 बार में, ये काटेगा इसको 3 बार में, ये 3 हर आएगा, 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 12x माइनस 17, ठीक है। आगे पीछे करें तो 6y माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 8, तो 12x माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, 6x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर दिया हुआ है कुछ और, आंसर कुछ और दिया हुआ है। क्या हमसे कोई परेशानी, कोई गलती हुआ है? देखिए ज़रा, ऐसा तो कुछ गलती हमको पता नहीं चल रहा है। 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हम कहीं पर कुछ प्लस माइनस छोड़े होंगे, वो तुम लोग देख लेना, या फिर असाइनमेंट में आंसर गलत टाइप हुआ होगा। लेकिन तरीका भैया यही है, तरीका यही है, तरीका जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देख लीजिए, कुछ होगा तो हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपको बताते हैं, एक और सवाल बताते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो आपको बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चंस करते हैं, ये आखिरी टाइप है, बाकी सारा टाइप हम बता दिए हैं। टाइप बता देना मेरा काम है, सवाल प्रैक्टिस करना आपका। सबसे पहले तो अगर हम 2 लाइन्स बना दें और इनके बीच का एंगल पूछ लिया जाए आपसे कि ये
किस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करना यानी कि काटना, तो जिस पॉइंट पर काट रहा है उस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, ये इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाया। लेकिन ये दो लाइंस का था तो आसान था। अगर दो कर्व का पूछा जाए, मान लीजिए एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, अब इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा खोजना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन खोजने के लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिगर आउट करेंगे, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर उस पॉइंट पर बना देंगे टैंजेंट, उस पॉइंट पे बना देंगे टैंजेंट, और दोनों का ही टैंजेंट, एक का नहीं दोनों का टैंजेंट। और अब इन दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल खोजेंगे, इन दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल खोजेंगे। एंगल हमेशा ही दो लाइंस के बीच का निकलेगा। अगर कर्व के केस में एंगल का बात आता है तो कर्व के केस में हम लोग टैंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे, इन दोनों कर्व के बीच में जो टैंजेंट होगा उसके बीच का एंगल निकालेंगे। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, देखो जैसे ये कर्व है और ये दूसरा कर्व है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, उस पॉइंट पर एंगल बताना है। तो इस पॉइंट पर तो देखो थोड़ा कर्व घूम रहा है ना, तो एंगल बता पाना मुश्किल होगा। यहाँ पर कर्व के मदद से एंगल बता पाना मुश्किल होगा। तो उस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे टैंजेंट, उस पॉइंट पर निकालेंगे टैंजेंट। और टैंजेंट देखो कैसे निकल रहा है, ये पहले कर्व का टैंजेंट और ये दूसरे कर्व का टैंजेंट। दोनों ही कर्व्स का टैंजेंट निकालेंगे, और वो जो एंगल बोला जा रहा है ना, वो एंगल कर्व के बीच का ना होके टैंजेंट्स के बीच का होगा, कर्व के बीच का ना होके टैंजेंट्स के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो बात तो क्लियर हो गया। हमको कर्व के बीच का अगर एंगल बोला जाए तो हम टैंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल कर देंगे, क्योंकि यही परिभाषा है। अब टैंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल के देने के लिए हमको टैंजेंट्स का इक्वेशन तो पता होना चाहिए। चलिए इक्वेशन नहीं पता है तो स्लोप भी पता है तो काम हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी लाइन का स्लोप m1 है और किसी लाइन का स्लोप m2 है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ये फॉर्मूला हम लोग स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स में सीखे थे, मतलब टैंजेंट नॉर्मल के पहले वीडियो में सीखे थे, उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, एक सवाल से और क्लियर करके हम आपको दिखलाते हैं। हटा रहे हैं, सवाल सुनिए। सवाल है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये दो कर्व्स दिया हुआ है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बन रहा है उसको कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोला जा रहा है, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोज लेते हैं, किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आपको शायद ना पता हो, ये एक राइटवर्ड पाराबोला है, ये राइटवर्ड पाराबोला बनता है ऐसा, और ये अपवर्ड पाराबोला है, ये ऐसा बनता है। चलिए तो अब अगर हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हटा दें और आपसे पूछें कि बताएं कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कितने पॉइंट्स में काट रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स में काट रहा है। तो हाँ, तो चलिए पहले उन दोनों पॉइंट्स को पता करते हैं, पहले पॉइंट्स को पता कर लें, फिर आगे का ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। जब भी आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाए, आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है वो जानना जरूरी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो यहां से y एक्स स्क्वायर के बराबर है, इस इक्वेशन में y की जगह पर एक्स स्क्वायर डाल रहे हैं,
तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या हुआ सारा चीज एक्स में ही आ गया, एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर बुलाएं, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बाहर निकालें, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू या तो 0 या फिर एक्स क्यूब माइनस 1 0, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स का दो वैल्यूज निकला, एक्स का दो वैल्यूज निकला 0 और 1, एक्स का दो वैल्यूज निकला है तो वाई का भी दो वैल्यूज निकलेगा डेफिनेटली, हाँ निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में डालते हैं, इसमें अगर डालें, इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, x का वैल्यू 0 डालें, ये वाला वैल्यू डालें तो y भी 0 आया, x का वैल्यू 1 डालें, ये वाला वैल्यू 1 डालें तो y भी 1 आया, तो एक पॉइंट हो गया 0,0, एक पॉइंट हो गया 1,1, ये दो पॉइंट्स हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोले, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले दरकार है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करके निकाले हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमको मालूम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन में y की जगह पर एक्स स्क्वायर डाल दिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर लाएं, कॉमन लिए एक्स क्यूब माइनस 1। अब अगर ये दो टर्म्स 0 होता है तो या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसको करें तो x का वैल्यू 1 आएगा, तो x का दो वैल्यूज आ रहा है, एक 1 और एक 0। इस वाले इक्वेशन में एक बार x का वैल्यू 0 डालें तो y 0 आया, इसमें 1 डालें तो y 1 आया, 0 0 और 1 1 आया, 0 0 और 1 1। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, मिलना भी चाहिए था। इस कर्व में ये वाला 0 0 होगा और ये वाला 1,1 होगा, 1,1 और 0,0। एक पार्ट तो रेडी हो गया, एक पार्ट रेडी हो गया। अब दोनों ही कर्व का टैंजेंट निकालेंगे, पहले किसी एक पॉइंट को चूज करते हैं, चलो 1,1 को चूज करते हैं। इसमें बनने वाला जो टैंजेंट्स है ना, उनका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो dy बाई डी फाइंड करते हैं सर, और जो पॉइंट में निकाल रहे हैं वो पॉइंट डालते हैं, पॉइंट क्या है 1,1, तो चलो एक एक करके दोनों का स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकलेगा तभी तो दोनों के बीच का एंगल निकलेगा, और एंगल ही चाहिए हम लोग को। आओ ये वाला पार्ट हटा रहा है, ये तुम लोग लिख लो, पॉज करके इसको लिख लो, इसको इरेज कर रहा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट किए 2y, बगल में dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2y। क्या यही स्लोप है, नहीं सर, स्लोप निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स में 1,1 डालिए, 1,1 डालें तो दिस विल बी 1/2 इंटू 1 विच विल बी 1/2। ये पहले लाइन का स्लोप हुआ। दूसरे लाइन के स्लोप के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, डिफरेंशिएट किए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। क्या यही स्लोप है, नहीं सर, स्लोप निकालना है ना, तो 1,1 डालिए, 1,1 डालें, दिस विल बी 2 इंटू 1 विच विल बी 2। दोनों लाइंस का स्लोप निकल गया है, दोनों लाइंस का स्लोप निकल गया है। अब दोनों लाइंस का स्लोप निकल गया है, लाइंस का स्लोप अगर आपको पता चल गया है तो बीच का एंगल भी पता कर सकते हैं आप। स्लोप अगर m1 m2 है तो tan थीटा विल बी m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड, tan थीटा विल बी 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2। सॉल्व करें, इधर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 2, यानी 3/4 का मॉड। मॉड तो ऐसे ही पॉजिटिव होगा। tan थीटा आ गया 3/4, थीटा चाहिए था, तो अगर tan थीटा 3/4 होगा तो सिंप्लाइज थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया एट 1,1 पे कर्व्स के बीच, कर्व का जो इंटरसेक्शन था उसमें जो टैंजेंट बना उनका एंगल ये निकला। 1,1 पे थीटा निकला है tan इनवर्स 3/4।
हमको लग रहा है कि ये बहुत लंबा हो गया, बहुत सारा चीज़ कर ली, एक बार में आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा, तो हम इसको समेटते हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार समेट रहे हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। हम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, क्या क्या किए वो बता रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता किए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहा है। एक निकला 1,1, एक निकला 0,0। हम लोग सोचे कि 1,1 पे जो एंगल है वो बताएंगे। एंगल कहाँ है? एंगल्स तो टैंजेंट के बीच में है, तो टैंजेंट भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका ये वाला पार्ट हम यहां पर बना रहे हैं, ये वाला पार्ट ऐसा बना, यहां पर 1,1 है, 1,1 पे पहले लाइन का टैंजेंट बनाए, सॉरी पहले कर्व का, 1,1 पे दूसरे कर्व का टैंजेंट बनाए। इसका स्लोप निकला था 1/2, इसका स्लोप निकला था 2। इनके बीच का अगर आपको एंगल चाहिए, तो आपको ये tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमको 3/4 मिला था और थीटा आ गया था tan इनवर्स 3/4। थीटा आ गया था tan इनवर्स 3/4। तो ऐसे ही निकलेगा आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप दूसरे पॉइंट पर खुद ही चेक करिएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी एक टाइप था, वो भी खत्म हो गया। इसी के साथ टैंजेंट नॉर्मल हो गया हमारा समाप्त। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।